बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। देखिए, हम जब चैरिटी की बात करते हैं तो हमारे जहन में अगर हम मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पर्सनली बीइंग अ मुस्लिम, ऑब्वियसली हमारे मुल्क में बहुत से डिफरेंट मज़ाहिब के लोग रहते हैं और वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और उनकी रिस्पेक्ट सर आंखों पे है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा व्यूअर्स, हर मज़हब में चैरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस्लाम, जिसके बारे में मैं पर्सनली जानती हूँ, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी कि देखें 2.5% आपने ज़कात दिया, वो ज़कात किस लिए? उन लोगों की हेल्प करने के लिए, किफ़ालत करने के लिए जो अफोर्ड नहीं करते। सदका हो गया, खैरात हो गया, फितराना भी होता है जब ईद के बाद हमने वो मतलब रमज़ान के बाद देना होता है। सो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें क्यों इनकरेज की जाती हैं, क्यों कहा जाता है कि ये हमें देना चाहिए ज़रूर? क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों को देते हैं और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो रब ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। लेकिन अगर हमारी नीयत सिर्फ़ ये हो कि हमने लोगों के काम आना है, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। व्यूअर्स, आजकल के ज़माने में ऐसे लोग हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते अपने घर का किराया तक। बहुत से ऐसे केसेस हुए। देखिए, कोविड की लोग बात करते हैं कि वो तो गुजर गया, सैलाब तो गुजर गए। व्यूअर्स, ये चीज़ें जब होती हैं ना, जब सैलाब, ज़लज़ले, इस तरह का एक मेजर पेंडेमिक, जब पेंडेमिक कोविड का आया तो पूरी दुनिया के लोग जो हैं उन्होंने सफ़र किया। हर बंदा जो है वो किसी ना किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, सफ़र कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान जो ऑलरेडी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, बहुत से लोग घर बैठ गए और उसके बाद फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि बहुत सी बिजनेसेस बंद ही हो गई और वो रीस्टार्ट हो नहीं पाई। सो व्यूअर्स, दूसरों का ख्याल रखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला का आप पे करम है, फाइनेंशियली आप चीज़ों को अफोर्ड करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन व्यूअर्स, ऐसे लोग भी हैं जो फाइनेंशियली खुद पर्सनली चीज़ें नहीं अफोर्ड करते, लेकिन लोगों के लिए वो आउट ऑफ द वे जाते हैं, हर तरीके से लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं। बहुत से यंग स्टूडेंट से व्यूअर्स मेरी मुलाकात होती है और मैं हैरान होती हूँ कि हमारे यूथ में कितना ज़्यादा एक जोश और वलवला है कि हमने लोगों के काम आना है। यूथ अक्सर वॉलंटियर करता है डिफरेंट जगहों पे। आप SOS विलेज देख लें, अखुवत फाउंडेशन देख लें, ईदी फाउंडेशन देख लें, कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं इसी तरह की और भी बहुत सी पाकिस्तान में जो बड़ी ऑथेंटिक है, बड़ी ब्रिलियंट है, जिनके बारे में मैं अब SIUT है, वहाँ पे भी आप डोनेट कर सकते हैं, जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट है। अब ये भी एक बड़ी ब्रिलियंट जगह है जो लोगों के काम आते हैं, जो काम लोग इंटरनेशनली इतना महंगा कर रहे होते हैं, वो फ्री में लोगों का इलाज करते हैं, गुर्दों का, जिगर का और मतलब कैंसर की ट्रीटमेंट्स वगैरह बहुत सी। सो व्यूअर्स, हर इंसान अपनी कैपेसिटी में कोई ना कोई हिस्सा डाल सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर साहिब हैसियत ना भी हों तो उनकी कनेक्शंस इतनी होती हैं कि वो उन कनेक्शंस के थ्रू इदारे बना लेते हैं या ऐसे काम शुरू कर देते हैं जिससे दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। और कुछ लोगों के साथ व्यूअर्स पर्सनली कोई ऐसा वाक़या या इंसिडेंट होता है जिसके बाद उनकी ज़िंदगी ऐसी बदल जाती है कि उनका फोकस ये होता है कि वो दूसरों के लिए फिर आसानियाँ पैदा करनी शुरू करें। ऐसे ही एक बहुत प्यारे इंडिविजुअल आज हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बट व्यूअर्स, जब इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात करते हैं तो ये दिन हम सबको याद कराने के लिए आता है कि अपनी ज़ात से हट के भी लोगों के लिए काम करना है। मैंने पिछले दिनों एक स्कॉलर से बात करते हुए कहा, मैंने कहा देखें, हम हमेशा बात करते हैं कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आजमाइश ये है कि उन्होंने बर्दाश्त करना है, उन्होंने सब्र करना है। ओके, समझ आ गई। तो जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, जो बहुत अमीर हैं, उनकी आजमाइश क्या है? उनकी आजमाइश एंजॉय करना है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा उनकी आजमाइश ये है कि जो पैसा और जो चीज़ें उनके पास हैं उसमें से वो दूसरों पे खर्च करें और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। तब ही उनकी रोज़ी रोटी में बरकत आती है और तब ही हालात भी उनके वक्त के साथ और बेहतर होते हैं, ना कि वो बुरे होने शुरू हो जाएं। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं व्यूअर्स जो अरबपति, खरबपति थे और फिर एकदम से उनके पास कुछ भी नहीं रहा और वो फुटपाथ पे आ गए। मैं ये नहीं कह रही कि वो इस वजह से फुटपाथ पे आए कि उन्होंने लोगों के लिए मदद नहीं की, लेकिन व्यूअर्स, अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करने का, अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करने का ये बेहतरीन तरीका है। देखिए, जहाँ हम हिस्से निकालते हैं कि भाई हमने इतना हिस्सा इसको करना, इतना करना, 2.5% ज़कात है हमारी, तो उसके साथ हम एक पोर्शन पर्सनल चैरिटी करने का क्यों नहीं निकाल सकते? मेरी एक दोस्त है, उनके हस्बैंड, मतलब बहुत से घरों का ये सिलसिला होता है कि हस्बैंड कमाते हैं और फिर पैसे हैंड ओवर कर देते हैं।
ज़हरा नाम है उसका, इतनी प्यारी इंसान है। उसने मुझे बताया कि वो जो भी मुझे हैंड ओवर करता है ना, मेरा हस्बैंड, उनके हस्बैंड का नाम हुमायूं है, कहता है हुमायूं मुझे जो भी हैंड ओवर करता है ना, मैं उसमें से 10% अलहदा कर देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, हाउ कम? कहती है देखो हमारी अर्निंग इतनी मिनिमम नहीं है कि हम 2.5% ही ज़कात दें, तो 2.5% ज़कात देते हैं, और जो बाकी का 7.5% होता है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी प्रॉब्लम में है, किसी का घर बनना है, किसी की छत डलनी है, किसी की बच्ची की शादी होनी है, जो भी कोई ऐसा काम फिर सामने आता है इन दैट मंथ, हम उन पैसों से उसको कवर करते हैं। तो व्यूअर्स, कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने खुद ही चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए हुए हैं। सो जहाँ पे हम अपनी सेविंग्स करते हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला के सामने ये वाली इन्वेस्टमेंट करना कितनी अच्छी बात है कि हम चैरिटी की तरफ पैसे दें। अब पैसों से हट के बात करते हैं। देखिए, चैरिटी सिर्फ पैसों की नहीं होती, आप खून भी तो डोनेट कर सकते हैं। खून भी तो एक चैरिटी है। कैसे? देखिए, आप अपने जिस्म का सदका दे रहे हैं। खून एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप हर 6 महीने डोनेट करें तो आपके जिस्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप किसी ना किसी इंसान की जान ज़रूर बताएंगे। और बाय द वे, बहुत से ऐसे इदारे हैं, एक ऐसी जगह है जिस पे मैंने अपना नंबर जहाँ पे दिया हुआ है, और अपनी ब्लड टाइप, मेरा ब्लड टाइप बी नेगेटिव है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जब भी उनको ब्लड की डोनेशन की ज़रूरत होती है लाहौर के एरिया में, तो मुझसे रब्ता कर लेते हैं। और उनके पास बहुत से लोगों के नंबर्स हैं डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के, जिसका जैसे कि अगर मैंने अभी डोनेशन दे दी तो अब उनके पास प्रूफ उनके पास आ जाएगा ये रिकॉर्ड में कि इसने ब्लड दे दिया, तो 3-4 महीने तक तो वो मुझे नहीं कांटेक्ट करेंगे। फिर 5th मंथ के बाद कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे कि जी फ़लाँ बंदे को खून की ज़रूरत है, आप जाके फ़लाँ हॉस्पिटल में डोनेट कर दें। तो व्यूअर्स, खून की भी डोनेशन दी जा सकती है, अपने वक्त की डोनेशन दी जा सकती है। आप अपने दस्तरखान को वसी कर दें, घर में आप जो भी चीज़ बनाते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना दें, और कोई भी बंदा आपके गेट पे आए, अव्वल तो मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि कोई बंदा दरवाजे पे आए उसको पानी पिलाए बगैर नहीं आपने भेजना। क्योंकि देखिए, ये एक बेसिक तमीज़ की बात है ना, चाहे मेहमान घर के अंदर आए या गेट पे आए, है तो वो मेहमान ही। सो आप उसको कम से कम पानी तो ज़रूर पिलाएं। और अगर घर के बाहर कोई पानी की सबील या कोई कूलर का सिस्टम लगा दे तो क्या ही बात है। देखिए, सारा साल लोगों को साफ़ पानी की ज़रूरत होती है। अगर अच्छा डबल फ़िल्टर वाला आप कूलर घर के बाहर लगा देते हैं, या अपने घर के ही पानी का एक कूलर बना के बाहर रख देते हैं और उसके साथ एक ग्लास रख देते हैं, तो लोग कम से कम आके पानी तो पी सकते हैं। और जब आप खाना बनाते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा खाना बता दें। अब ऐसे लोग भी हैं जो घर में डेली लंगर का एहतमाम करते हैं, और फिर वो खाना जो है वो डिफरेंट इदारों को, डिफरेंट जगहों को भेजते हैं, या मदरसों में भेज देते हैं, या मसाजिद में भेज देते हैं। सो व्यूअर्स, हम हर तरह से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि पैसे, देखिए टीन्स में, या जब बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं, उस एज, टीन ट्वीन वाली जो एज होती है, उसमें अगर हम बच्चों को अपने साथ ऐसी जगहों पे ले जाना शुरू करें, फाउंटेन हाउस ले जाए, मतलब लाहौर की अगर बात करूँ, फाउंटेन हाउस ले जाएँ, मतलब आप SOS विलेज ले जाएँ, अखुवत फाउंडेशन ले जाएँ, किसी भी ऐसी जगह, ईदी फाउंडेशन चले जाएँ और कहें कि जी हमने वॉलंटियर करना है, तो वो आपके वक्त की डोनेशन है। देखिए, डोनेशन किसी भी किस्म की हो सकती है। अगर आप करना चाहें, आप किसी की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं या प्यार से उनसे बात कर लेते हैं, तो वो भी सदक़े का दर्जा रखता है। सो द फैक्ट इज़, आप तो किसी भी तरीके से इंसान के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। सवाल ये कि क्या आप किसी के लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़ात मैं से बाहर सोचते हैं? सबसे बड़ा इशू यही तो होता है व्यूअर्स, कि हम मैं से नहीं निकल पाते। इस मैं से निकलना है। मैं नोट करती हूँ कि हर घर में ख़वातीन बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ बड़ी ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रखती, और इवेंचुअली बीमार हो जाती हैं, इश्यूज़ क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये वो ख़वातीन हैं जो हमेशा दूसरों का सोच रही होती हैं। तो घर में जो दूसरे लोग हैं, जिनकी केयर कोई और कर रहा है, जिनकी हर चीज़ कोई ना कोई और देख रहा है, तो उनके अंदर ये हम वाला कॉन्सेप्ट कैसे आप लेके आएंगे? तभी लेके आएंगे ना जब आप बच्चों को ऐसी जगहों पे लेके जाएंगे, उनकी इंटर्नशिप्स कराएंगे। मुझे याद है, मैं अपने स्कूल में, ग्रामर स्कूल में जब पढ़ती थी, तो वहाँ पे हर साल SOS विलेज के साथ कोई ना कोई एफिलिएटेड हमारा काम होता था, और बहुत से स्कूल्स को वो लोग इंगेज करते थे, और उधर के बच्चे वॉलंटियर करते थे, उधर के बच्चों SOS विलेज के बच्चों के साथ जाके खेलते थे, उनको टाइम देते थे, उनके साथ एक्टिविटीज़ करते थे। बिकॉज डोनेशन तो किसी भी किस्म की हो सकती है, और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम वक्त तो दे सकते हैं। लेकिन एक बात आज यहाँ पे ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, और फिर ऑफ कोर्स किचन की तरफ बढ़ेंगे, कि प्लीज़ व्यूअर्स, कोई भी डोनेशन करने से पहले पूरी तशख़ीस करें। जब आप पैसे कहीं पे दे रहे होते हैं तो ये ज़रूर चेक करें कि जिनको आप पैसे दे रहे हैं वो ऑथेंटिक शख्स है भी कि नहीं, वो ऑथेंटिक उदारा है कि नहीं। तो प्लीज़ अपनी प्रॉपर रिसर्च करके और ऑथेंटिक जगहों को पैसे दें, ताकि जो आप पैसे दे रहे हैं या जो डोनेट कर रहे हैं
जिस अच्छी नीयत से कर रहे हैं वो सही बंदे तक भी पहुँचे। सो जहाँ पे आज वर्ल्ड चैरिटी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जा रहा है, वहाँ पे रिमाइंडर भी दूंगी कि प्लीज़ ऑथेंटिक लोगों को चैरिटेबल डोनेशंस दें, सोच समझ के, देख के। और देखिए व्यूअर्स, सबसे पहला फ़र्ज़ आपका ये है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, हमसायों में देखें, अपने घर में काम करने वाले लोगों को देखें, अपने करीबी रिश्तेदारों को या दूर के रिश्तेदारों को देखें। सबसे पहले आप उनको केटर करने की कोशिश करें। आपने ज़कात दे दी, आप उसके बाद जो बाकी के पैसे आपके बनते हैं, आप उनको मतलब जो भी आपके पास एक्स्ट्रा हैं, उसके बाद आप किसी ऐसे बंदे की हेल्प करें जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है। सो बढ़ते हैं किचन की तरफ। 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीच आपको बड़ा सूट करता है ये Thank कलर। you. ये एक्चुअली ऐसा कलर है जो मैं अक्सर पहनती हूँ और मैं बड़ा कम लोगों को पहने हुए देखती हूँ। एंड इट्स अ कलर आई रियली लाइक, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। Thank you. अच्छा ये बताओ, आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम लोडेड फ्राइज़ बना रहे हैं विद मैंगो डिलाइट। क्या बात है आपकी, यस। कार्बोहाइड्रेट रिच मील आज होगी शदीद। व्यूअर्स अगेन, ये स्नैक्स हैं। जिस दिन मैंगो डिलाइट, मतलब मैंगो डिलाइट, अब अगर मैंगोज़ ख़त्म हो जाते हैं तो आप फिक्र ना करें, आप इसको पीचेस के साथ भी बना सकते हैं, बनानास के साथ भी बना सकते हैं, वेरियस डिफरेंट फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं। फ्रूट आप चेंज कर दें, टिंड फ्रूट भी डाल सकते हैं, बट फ्रेश डाल ले तो बेहतर है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लोडेड फ्राइज़, उसकी मैरिनेशन स्पाइसी चिकन की। तेल 4 खाने के चम्मच, मुर्ग का गोश्त 500 ग्राम, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद। वाइट सॉस के लिए मक्खन 4 खाने के चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, एलपिनो 1 खाने का चम्मच, मैदा 3 खाने के चम्मच, दूध 1 कप, नमक 1/4 कप, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच। असेंबलिंग के लिए चीज़, फ्राइज़, एलपिनोस एंड ऑलिव्स। ठीक है। सो इसका मेथड ये है कि सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर लिया, जिस तरह कि इधर कट करके क्यूब्स में रख दिया। तो आप इसको मैरिनेट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कुक भी कर सकते हैं अगर आपको मतलब कि इंस्टेंटली बनाना है तो मैरिनेशन में जितने भी स्पाइसेस हैं, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, चिली सॉस, सोया सॉस और ब्लैक पेपर, सब कुछ आप मैरिनेट करके रख दें। अगर थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को रेडी करने के बाद दूसरी तरफ फ्राइज़ बना लेने हैं। और फ्राइज़ क्रिस्पी बनाने का ये मेथड है कि एक तो उसे कॉर्नफ्लोर लगा के आप फ्राई करें। फ्राई करते हुए आप उसको 5 मिनट का रेस्ट दें, बाहर निकाल लें, देन अगेन उसको फ्राई करें। तो 2 दफ़ा फ्राई करें, आपकी फ्राइज़ क्रिस्पी बनेंगे। और जो इसकी वाइट सॉस है वो ये है कि मक्खन और मैदा, इसको अच्छे से 2 मिनट पका लेना है। मैदे को उसका मैदे का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। कच्चापन बिल्कुल स्लाइड सा जब कलर चेंज होगा ना मैदे का और उसकी खुशबू आने लगेगी, तब उस पॉइंट पे आपने दूध डाल देना है। दूध डालते हुए आपने एक हाथ से दूध डालना है, दूसरे हाथ से आपने विस्क करना है ताकि लम्स ना बने। उसके अंदर फिर आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। अगर आपको मशरूम्स पसंद है वो भी डाल सकते हैं, ब्लैक ऑलिव्स, एलपिनोज या ग्रीन ऑलिव्स, जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। असेंबल इस तरह से करना है कि पहले वाइट सॉस की लेयर लगानी है, वाइट सॉस की लेयर लगा के फ्राइज़ डालनी है, फ्राइज़ की लेयर लगा के देन थर्ड लेयर होगी चिकन की लेयर लगा के आप ऊपर चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और ऊपर स्प्रिंकल कर देना है ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स। उनको आप बेक कर दें एंड योर लोडेड फ्राइज इज़ रेडी। बिल्कुल। और फ्रेश जैसे ही तैयार होते हैं सर्व करें, उनको रख देते हैं ना तो सॉगी हो जाती है। मैंगो डिलाइट। मैंगो डिलाइट की रेसिपी है। दूध 1 लीटर, मैंगोज़ 2 पैकेट, आम 4 से 5 अदद, क्रीम 1 पैकेट, बिस्किट 2 से 3 अदद, कस्टर्ड 5 से 6 खाने के चम्मच। इसकी रेसिपी ये है कि पहले आपने मैंगो कस्टर्ड तैयार कर लेना है। मैंगो कस्टर्ड तैयार करके उसमें चीनी, कस्टर्ड वगैरह जितनी आपको थिकनेस या उसकी जैसे भी आपको कंसिस्टेंसी पसंद है उस हिसाब से आप थिक कर लें। एंड उसको असेंबल इस तरह से करना है कि आपने एक बिस्किट्स की लेयर लगानी है। बिस्किट्स के अंदर आप बटर भी डाल सकते हैं या मिल्क भी डाल सकते हैं कि वो ज़रा क्रम्बल हो जाए। और बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद आपने उसके ऊपर मैंगो कस्टर्ड की लेयर लगानी है। एंड द थर्ड लेयर इज़ क्रीम एंड द फोर्थ लेयर इज़ जेली, मैंगो जेली, एंड द फाइनल लेयर इज़ मैंगोज़, फ्रेश मैंगोज़। और आप वो जो कॉकटेल पाइनएप्पल या टिन फ्रूट होता है, यू कैन ऑल्सो ऐड इट, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। और आपने अगर मैंगो कस्टर्ड नहीं यूज़ करना, आप वनीला कस्टर्ड के साथ, बनानास के साथ भी इसको बना सकते हैं। अब तो बनाना जेली भी काफ़ी मिलती है, तो द पॉइंट इज़ आप किसी भी फ्लेवर का बना सकते हैं या मिक्स्ड फ्रूट्स का भी बना सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हम अपनी पर्सनल ज़िम्मेदारी समझते हैं कि अपने लेजेंड्स को हमेशा याद रखें। तो व्यूअर्स, आज के दिन 5 सितंबर को आबिद अली साहब की डेथ एनिवर्सरी है। जैसे कि आप जानते हैं आबिद अली मार्च
1952 को कोयटा में पैदा हुए, बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर और आप प्रोड्यूसर थे। 1970s के एरा में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से अदाकारी के करियर का आगाज़ किया। आपकी अदाकारी ने बहुत मकबूलियत, बहुत फेमस हुए आप, और फिर आपके फेमस ड्रामों की अगर बात करें तो वारिस है, मेहंदी है, झोंक सयाल है, और भी बहुत से ड्रामे हैं। आपको 1986 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया और 5 सितंबर 2019 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे वर्ल्ड इंटरनेशनल चैरिटी डे की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया, आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। वैसे तो व्यूअर्स कोई एक दिन नहीं होता चैरिटी का, हर रोज़ आपने कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए करना है, चाहे फाइनेंशियली करें, चाहे इमोशनली करें, चाहे फिज़िकली करें, चाहे टाइम से करें, चाहे अपने खून की डोनेशन दें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप हर रोज़ कोई ना कोई एक अच्छा, कोई नेक ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप किसी के लिए आसानी पैदा करें। हमारे साथ एक ऐसे ही इंसान है जो हर रोज़ नहीं बल्कि हर सेकंड दूसरों के बारे में ही सोच रहे होते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई फरहान अहमद हमारे साथ हैं, वॉलंटियर CEO पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के। वॉलंटियर CEO इसलिए क्योंकि आप 1 रुपया भी नहीं लेते इस काम से, आप टोटली अपना टाइम जो है डेडिकेट करते हैं। फरहान साहब की एक कहानी है जो मैं नहीं शेयर करूंगी, मैं चाहूँगी कि फरहान भाई ख़ुद शेयर करें। आपने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किए, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को रिमाइंड करें कि वो कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम फरहान जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जुगन आपका, आपने हमेशा ही हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। 3 साल पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उस दिन से इस प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझा हुआ है। और फरहान भाई देखें, आप जो काम कर रहे हैं वो इतना अमेजिंग है, लेकिन उस काम के बारे में बात करने से पहले देखिए फरहान भाई, कुछ लोग होते हैं जो घर में देखते रहते हैं कि मतलब चैरिटी का सिलसिला चल रहा है, लंगर तैयार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो मेडिसिन की फील्ड से होते हैं, तो नेचुरली वो बड़े एहसास होते हैं कि भाई हमने ये काम करना है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या होता है जो उनकी ज़िंदगी का पूरा पल्ला ही पलट देता है। तो थोड़ा सा आपके वाई की तरफ पहले जाना चाहूँगी कि क्यों आप इस तरफ आए। जी, ये बात है जुगन 2010 की। मेरी छोटी बेटी आयशा फरहान, अल्लाह ने हमें दी थी 3 बेटों के बाद, और हर दफ़ा हम बेटी मांगते थे, तो अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, चौथी दफ़ा अल्लाह ने हमें बेटी दी। तो आयशा बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी थी, बिल्कुल नॉर्मल उसका प्रेगनेंसी का टाइम था। तो आयशा की बर्थ हुई नवंबर में 2010 में। आयशा की उम्र 3 माह की थी। मैं अपने एक IT की कंपनी की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रैवल होता है, तो मैं सऊदीया से ट्रांजिट कर रहा था, दुबई रुका, तो मुझे अचानक वाइफ का फ़ोन आया। सब ओके था, तो अचानक कहती हैं कि आयशा का सांस रुक गया है। अब इमेजिन फॉर अ वाइल कि मैं इस वक्त हूँ जहाज़ में ट्रांजिट कर रहा हूँ और सडनली आपको एक फ़ोन आए, तो इमीडिएटली हम भागे हॉस्पिटल। मैं एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचा। तो वो कुछ तकरीबन 2 हफ्ते का तकलीफ दे टाइम था जुगन, जिसमें पहले तो हमें डॉक्टर ना पता चले, हर तरह की टेस्ट करवाएं, और छोटे से बच्चे के ऊपर टेस्ट, अल्लाह किसी के साथ भी ऐसा आजमाइश में ना हो। मैं इस चीज़ से एक्चुअली गुजरी हूँ फरहान भाई। मैंने आपसे ब्रेक में बात की थी, एक पर्सनल आपके साथ चीज़ शेयर की थी, ऑन एयर नहीं मैं वो बात करती कभी भी, आज तक नहीं की, लेकिन मैं ख़ुद भी इस चीज़ से बच्चों के साथ गुजर चुकी हूँ। हमज़ा के साथ एक अलहदा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, नूर के साथ भी। बड़ा जो मेरा बेटा है हमज़ा, उसका किडनी का एक इशू हुआ था। मैं आपको नहीं बता सकती भैया, मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि वो जो होता है ना कि छोटे से बच्चे के अंदर सुइयाँ डालना, उसकी वेन ढूंढना, हम तो बड़े हैं व्यूअर्स, हमारी वेन्स नज़र आ जाती हैं। सिंपल सा ब्लड टेस्ट भी जो है वो एक बड़ी ही अजियतनाक चीज़ होती है बच्चे के लिए, और बड़ा ट्रॉमेटिक होता है। तो जुगन फिर फर्स्ट आयशा 3 माह की थी जब हमारा पहला उसका हार्ट की सर्जरी करवाना पड़ी, और इमरजेंसी में सर्जरी हुई। अल्लाह का शुक्र है वो सर्जरी ठीक हो गई। लेकिन सर्जरी के दौरान तकरीबन कोई 2 हफ्ते आयशा को एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में रहना पड़ा। नमूनिया हो गया आयशा को हॉस्पिटल। नहीं, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा कि इसको इशू क्या है?
ایک دم سے سانس بچے کا رک جانا نارمل نہیں ہے, بچے کا نیلا ایک دم سے ہو جانا نارمل نہیں ہے. جی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ یہی وہ ایشوز ہیں جس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے, جو کہ آپ کے یہاں اس ادارے کے توسط سے یہ بات پوری دنیا تک پہنچے. تو عائشہ کا نا سانس رکا اس لیے تھا کہ عائشہ کا دل مکمل نہیں بنا ہوا تھا. اچھا جی, بائی برتھ ہمارے نارمل انسان کے 4 چیمبر ہوتے ہیں, 2 اوپر والے اور 2 نیچے والے. تو عائشہ کا بائی برتھ نیچے والا رائٹ وینٹیکولر پورا ڈیولپ نہیں تھا. تو عائشہ کو 3 ڈیفرنٹ سرجریز سے گزرنا تھا. پہلی سرجری 3 ماہ میں ہو گئی, دوسری سرجری عائشہ کی پلانٹ تھی 2.5 سال میں, اور تھرڈ اگر عائشہ وہ 2.5 سال میں سروائیو کر جاتی تو تھرڈ اس کی سرجری ہونی تھی جب اس کی عمر انشاءاللہ کوئی 12-13 سال ہونی تھی. اچھا ویسے میں ایک بات, تو پھر ہوا کیا؟ آپ نے کہا اگر وہ سروائیو, وہ جو پہلے تو میں اچھی میموریز شیئر کر لیتا ہوں کہ عائشہ گھر آ گئی, پھر ماشاءاللہ 2.5 سال ہمارے ساتھ, اس کا ایگزیکٹ 2 سال 10 ماہ 3 دن رہی. لیکن یہ کہ وہ ہر دوسرے دن ہمیں ہاسپٹل ضرور جانا پڑتا تھا, چیک اپ ریگولر کروانے پڑتے تھے. تو اس کی سیکنڈ سرجری عائشہ کی پلانٹ تھی. تو میرے ساتھ بات کرتی ہوئی گئی کہ بابا کدھر جا رہے ہیں, تو میں نے کہا بیٹا ہاسپٹل جا رہے ہیں. تو شی واز ویری ایکسائٹیڈ, اور ہمارے بھی بڑا نارمل تھا کہ اس کی سیکنڈ سرجری ہے اور انشاءاللہ یہ سرجری کے بعد ہم دیکھیں اس نا کو 3 ماہ پہ جب سب ٹھیک انہوں نے کر دیا تو پھر مطلب چھوٹی, جب اتنے چھوٹے بچے کا صحیح ہو گیا تو پھر 2.5 سال پہ تو آپ کہتے ہو پھر بھی ٹھیک جی رہے گا. بس وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا اس کو, مطلب اگر میں مختصر کر دوں تو حالانکہ اس وقت تک ہم فاؤنڈیشن بنا چکے تھے, تو سب کو پتا تھا فرحان بھائی کی بیٹی آ رہی ہے, یعنی کہ جو ڈاکٹر سرجن پورا عملہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں بالکل چھاؤں کی طرح کھڑا تھا. اچھا تو یعنی کہ آپ نے فاؤنڈیشن بھی ساتھ ساتھ بنانی شروع کر دی تھی؟ جی, عائشہ کی بیمار زندگی ہوئی, آپ نے بنانی شروع کی, کریکٹ, فاؤنڈیشن اب چل رہی ہے اور بچی جا رہی ہے ہاسپٹل. پھر کیا ہوا؟ عائشہ کا پروسیجر تھا, پہلے اینجیوگرافی ہوئی, وہ ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ. پھر اس کو ہم نے ICU میں سرجری سے پہلے رکھا تھا. تو رات کوئی 2:30 بجے کا ٹائم تھا, تو میں ہاسپٹل میں ہی تھا, اچانک فون آیا, تو بس وہ اس فون نے ہی زندگی بدل دی ہماری. تو بس عائشہ کا وہیں ICU میں انتقال ہو گیا. تو بس یہ ہے کہ وہ مومنٹ بہت مشکل تھا, لیکن اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. بینگ مسلم اللہ نے ہمیں بہت ہمت اور توفیق دی کہ اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لیں. تو تقریباً 2 سال تو جگن نہیں ہمیں سمجھ آئی کیا ہوا ہے, کیونکہ اٹ واز سو سڈن, بالکل ایکسپیکٹیشن میں نہیں تھا کہ عائشہ کو ہم واپس نہیں لائیں گے. لیکن پھر الحمدللہ کوئی 2 سال بعد تھوڑا اللہ نے مطلب بہت ہی فضل فرمایا. پھر پیرنٹس نے بہت سپورٹ کیا, بہن بھائیوں نے, کہ بھئی اب دنیا میں واپس آنا ہے, اٹ از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. اگر وہ چلی گئی تو ہم باقیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ بتائیں باقیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہے. اور فرحان بھائی پہلے بھی میں نے آپ سے بہت افسوس کا اظہار کیا, پھر آپ کے ساتھ وہی. دیکھیں اولاد بڑی, اولاد بیٹا ہو بیٹی ہو ٹرانسجینڈر ہو جو بھی ہو, اولاد سب کو اپنی پیاری ہوتی ہے, اور ہر بچہ اپنی لیول اور اپنے نوعیت کا پیار لے کے آتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا دیکھو تمہارے 2 بچے اور تو ہیں نا, 3 بچے اور تو ہیں, ایک بچہ دوسرے کو کیسے ریپلیس کر سکتا ہے؟ ہر بچہ اپنی جگہ بنا کے آتا ہے اس دنیا میں. اور خیر اللہ کی امانت تھی, اللہ نے واپس لے لی. یہ کہنا بڑا آسان ہے, جس پہ گزرتی ہے وہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو بھیا اب بتائیں کہ پھر آپ نے کرنا کیا شروع کیا؟ جی, تو عائشہ کی زندگی میں نا الحمدللہ ہم نے بچوں کی ہارٹ کی سرجریز کو سپانسر کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو ایک بچے کی ہارٹ کی سرجری پر اس وقت کو 3.5 لاکھ روپے کا خرچہ آتا تھا. تو پہلے سال 2011 میں ہم نے 2 بچے آپریٹ کروائے. آج اللہ کے فضل سے اس فاؤنڈیشن نے 3600 سے زیادہ بچوں کی ہارٹ کی سرجریز کو سپانسر کر دیا. جی اللہ کے فضل سے. جی اس کا مطلب ہے کہ بھیا, کیونکہ 3 سال پہلے اور اب نے بہت فرق آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ اس وقت مگر 2000 تھے نمبر, اب ہر سال ماشاءاللہ 600 سے زیادہ بچے ہماری فاؤنڈیشن کے توسط سے آپریٹ ہوتے ہیں. اب جو خرچہ بھی بڑھ گیا, اب ایک ایوریج بچے کی ہارٹ کی سرجری پر تقریباً 6.5 سے 7.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. جی اسپیشلی کریکٹ, یہ جو ڈالر کا جو تھوڑا چیلنج ہے اس کی وجہ سے کافی. تو یہ تو ایک کام کیا, اور جو کہ ابھی بھی کرتے ہیں. تو چونکہ ماشاءاللہ PTV کی ریچ بہت زیادہ ہے, تو میں یہاں یہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی علاقے میں کسی بچے کے دل میں سوراخ ہے, یا بچے کا جو ہے نا بار بار نیلا پن ہو رہا ہے, بار بار نمونیا ہو رہا ہے, تو ہماری فاؤنڈیشن سے ضرور رابطہ کریں. ہارٹ فاؤنڈیشن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور فرحان احمد جو ہیں اس کو رن کرتے ہیں, مطلب والنٹیئر CEO ہیں. جیسے کہ میں نے پھر آپ کو کہا, ان کو بلانے کا ایک میجر ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ویورز یہ ایک ایسے انڈیویجول ہے جو کام کر رہے ہیں, ان کا اپنا بزنس ہے, ان کا اپنا کام ہے, اللہ کا شکر ہے وہ بہت اچھا ان کا چل رہا ہے. یہ کام جو ہے یہ لٹرلی اللہ تعالیٰ کے لیے اور ان کے بندوں کے لیے کر رہے ہیں.
حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کیا جا رہا ہے. رائٹ سر؟ انشاءاللہ جی. تو دوسرا کام جو کہ ہم نے کوشش کی کہ باہر سے نا میڈیکل مشن بلائیں تاکہ پاکستان میں جہاں جہاں بچوں کی ہارٹ کی سرجری ہو رہی ہے اس کو اپلفٹ کیا جائے. تو الحمدللہ پشاور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان ہم باہر سے میڈیکل مشن لے کر آتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا شان ایسی ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر پاکستانی اوریجن کے یا وہ اپنے دوست جو گوروں کو لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے پلے سے آتے ہیں، وہ ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، صرف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یار یہاں جو ہوٹل کا خرچہ ہے وہ بھی ہم دیں گے، لیکن الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کو یہاں تھوڑا وہ ٹیک کیئر کر لیں. تو اپنے خرچے پر آتے ہیں، یہاں پر میڈیکل مشن کرتے ہیں اور یہاں پر بچوں کو ٹریٹ کر کے واپس چلے جس جاتے طرح ہیں. باہر کے ممالک میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ مطلب جہاز میں چڑھتے ہیں اور ملک کے دنیا کے ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے فار فری ٹریٹمنٹس کرتے ہیں. تو دیکھیں نا وہی چیز جو ابھی میں بات کر رہی تھی کہ بھائی ہر انسان اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، کوئی پیسہ دے سکتا ہے، کوئی وقت دے سکتا ہے، کوئی اس قسم کا ادارہ بنا سکتا ہے، ہر بندہ اپنے اینڈ پہ کوئی نہ کوئی چیز تو کر سکتا ہے. جب انسان کہتا ہے نا ہم کیا کریں، ہم تو بہت مجبور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ ایسا دیا ہوتا ہے جس سے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں. رائٹ کہ رانگ؟ بے شک جی، بے شک. میں بلکہ یہی اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم ان کم نیشنز میں سے ایک نیشن ہے جو مانگنے والا بھی دیتا ہے. آپ یقین کریں کہ کبھی آپ گزرتے ہوئے کسی بیگر کو کچھ پیسہ دے دیں اور یا وہ کوئی چیز کھا رہا ہوگا نا تو اس کے ساتھ کوئی ہوگا وہ اس کو بھی اس کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے. تو بہرحال ہم انشاءاللہ اپنا حصہ ہر کوئی ڈالتا ہے اور یہی خوبصورتی ہے ہماری نیشن کی. تیسرا جو ہمارے بچوں میں دل کا مرض بڑھ گیا ہے یا ہمیشہ سے تھا اور کتنا کچھ سیریس ہے؟ بیکاز دیکھیں پہلے بھی ہم سنتے تھے بھیا کہ فلاں کے بچے کے دل میں سوراخ ہے بٹ وہ 2 سال میں بھر جاتا ہے. آپ بالکل مختلف چیزیں ریسرچ کہہ رہی ہے تو پلیز ہمیں بتائیے. جی بہت اچھا پوائنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیں ہر دنیا میں نا 100 میں سے ایک بچہ، دیکھیں نا کوئی اگر چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن پہ اپنے بچے کو لے کے آئے گا اس کو پہلے پتا تو ہو کہ بچے میں کوئی ایشو ہے. اصل میں بچہ کا اگر سانس رک رہا ہوتا ہے، نیلا پن ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو پھیپھڑوں کا بچے، آپ کو پتہ نا آج کل سانس کے ان کو مسئلے ہوتے ہیں. یہ بڑی ایک تو پرابلم ہے نا، آج کل فلاں بڑی چیز ہو رہی ہے تو لوگ پھر بچوں کا علاج بھی نہیں کراتے یا چیک ہی نہیں کراتے. جی بالکل صحیح آپ نے بتایا. دیکھیں 2-3 پہلے تو ہم مسئلے کا تھوڑا سا کوانٹم میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا میں کہیں پر بھی 100 میں سے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کا مسئلہ ہوگا، یعنی وہ پیدائشی ہر 100 میں سے ایک بچے کو دل کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. یہ ڈیولپڈ نیشن میں بھی ایسے ہی ہے اور انڈر ڈیولپڈ جو نیشنز ہیں اس میں بھی ایسے ہی ہے. اگر ہم پاکستان میں یہی شرح رکھیں 1 آؤٹ آف 100 تو لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا یعنی کہ نمبر آف بچوں کا جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہے. اگر میں لاسٹ ایئر کی نمبر لے لوں تو 70,000 کا ایک فگر ہے کہ 70,000 بچے پاکستان میں یہ مرض لے کر پیدا ہوتے ہیں. اس میں سے دل کا سوراخ ہے، شریانیں الٹی لگی ہوئی ہیں، یعنی اس طرح کے مختلف مسائل ہوتے ہیں. پاکستان میں ہم ابھی 1 آؤٹ آف 100 لے لیں، لیکن لو انکم کنٹریز میں یوزلی اٹ از 1.5 اور 2 آؤٹ آف 100. لیکن چونکہ یہ ہمارے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے اس لیے ہم اس پر لیکن بھیا یہ بھی تو دیکھیں نا ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کزن میرجز کا. اب بڑی پیاری بات ہے کہ خالاؤں کے بچوں کی شادی ہو گئی یا پھپھو کی اور مطلب اس طرح سے، بٹ پرابلم یہ ہوتی ہے ویورز کہ بار بار جب آپ وہی خون یا جینیٹکس اور جینز کو مکس کرتے جاتے ہیں تو پھر ایک بہت کامن پرابلم جو ہوتی ہے وہ دل کے پرابلمز ہوتے ہیں. رائٹ کہ رانگ بھیا؟ اس میں نا یہ تھوڑا سا ذرا میں اس میں اور آپ کو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایک دفعہ تو ہو گئی کزن میرج، اٹس اوکے، بٹ اب تیسری، چوتھی، چھٹی جنریشن میں بھی یہی چل رہا ہے کہ بس آپس میں ہی فیملی میں شادی ہو رہی ہے. ویورز پھر بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. جی اس میں نا ایک چیز اور جو میرے خیال جو فرسٹ اسٹیپ ہے نا وہ ہے کہ مدر کی جو نیوٹریشن ہے نا اس کا خیال رکھا جائے. خوراک ماں کی پہلے 3 ماہ میں مدر کو اچھا بے شک فولک ایسڈ ہے نہیں ہے، جو دیسی خوراک ہے وہ تو دی جا سکتی ہے نا. مطلب بہت ساری ایسی جگہ جہاں پر یہ موجود نہیں ہوگی، آپ فرض کے دوائیاں نہیں ہیں لیکن آپ کم از کم خوراک تو اچھی دے سکتے. دوسرا اگر خدا نخواستہ فرسٹ ٹریمسٹر میں فرسٹ 3 مہینے میں مدر کو ہائی گریڈ فیور ہو یا مدر کو کوئی خدا نخواستہ شوگر یا ایسی کوئی کرونک ڈیزیز ہے تو اس کی پریولنس بڑھ جاتی ہے. یعنی ان مدرز میں پرابیبلی اگر 1 آؤٹ آف 100 تو اس میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں اس پر میرے خیال ہے ہمیں ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر تیسرا اس میں جو خاص بات ہے، یہ بیماری ایسی اگر ٹائم پر ڈائگنوس ہو جائے اور ٹریٹمنٹ اس کی ہو جائے تو فار لائف اس کا کیور اویلیبل ہے. دیکھیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اس لیے میں پیرنٹس کو یہ بات بار بار ہم کہتے ہیں کہ خدارہ اگر بچے کو بار بار نمونیا ہو رہا ہے، اس کی یہ جگہ نیلی ہو رہی ہے، اس کے ناخن اندر کی طرف مڑ رہے ہیں،
اس کو بار بار سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو خدارہ جلد از جلد ڈاکٹر کو دکھائیں. دیکھیں بہت سارے ہمارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ڈاکٹر تک رسائی نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایسے مسائل بیکاز پیرنٹس کو یہ نہیں لگتا کہ وہ بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا دوسری بات جو بہت ضروری ہے کہ جب بچہ آپریٹ ہوتا ہے نا تو یہاں اس کا سکار آ جاتا ہے. اب اللہ رحم کرے ہماری سوسائٹی میں یہ فضول قسم کے مائنڈ سیٹس ہیں کہ جی جس بچے کے یہاں پر سکار ہوگا تو وہ بچی ماں نہیں بن سکتی, وہ بچی نارمل زندگی نہیں گزار سکتی. ہمیں پیرنٹس کو جوکن آورز اینڈ آورز کنونس کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہے. اور بات یہ ہے کہ کم از کم وہ زندہ تو رہے گی نا. آپ سکار کے نشان پڑ جائے گا, اس کی شادی نہیں ہوئے گی تو بچی کا آپریشن ہی نہ کرائیں, وہ دنیا سے ہی رخصت ہو جائے, وہ آپ کو زیادہ قابل قبول ہے. یہ بھی تو باتیں بہت زیادہ جی یہ ضروری ہے اس پر بات کرنا کہ بھئی بچہ کا ٹائم پر ڈائگنوس ہو جائے, ٹریٹمنٹ ہو جائے تو فار لائف ریکور ہو جاتا ہے. اچھا اس میں نا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ 1/3 آف بچے جو ہر سال پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ملک میں پوری فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. یعنی ہمارے پاس پورے اگر میں ملک کا بچوں کے ہارٹ کی سرجری کی کیپیسٹی کی بات کروں تو ہم 6 سے 8 ہزار سرجریز کر سکتے ہیں سال کی. یہ جو 70,000 یا 60,000 بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں ان کو فرسٹ ایئر آف دیئر برتھ 1/3 کو کسی نہ کسی سرجری یا انٹرونشن کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ہمارے ملک میں 20,000 بچوں کی فیسلٹیز ہونی چاہیے جن کے نومولود سرجریز یا انٹرونشن ہو سکے. تو یہاں پر نا اللہ کے فضل سے ہم نے ایک ایفرٹ کیا ہے شروع, جس میں ہم نے بچوں کے دل کا پہلا ہاسپٹل بنانے کے لیے 2 سال پہلے ایفرٹ شروع کی. لیکن بھائی ایک بات پتہ ہے, زمین آج کل کے زمانے میں اپنے گھر بنانے کے لیے نہیں ملتی, تو آپ نے زمین بھی لی, آپ نے ہاسپٹل بھی تعمیر کیا, کچھ اس کے بارے میں بتائیں. جی اس میں جی اللہ کا بڑا فضل رہا کہ ہمیں اویس رؤوف صاحب نے فری آف کاسٹ اپنی پرائم لوکیشن جو ہے نا وہ ہمارے نام 99 ایئرز پر ٹرانسفر کر دی. اور ہم نے 2 سال پہلے پروفیشنل فرمز کو ہائر کیا, ان سے پورا ڈیزائن کروایا, پھر US سے اس ہاسپٹل کے ڈیزائن کو ویٹ کروایا, پھر پیشنٹ فلو کو ویٹ کروایا کہ پیشنٹ. بھائی میں ایک بات ضرور جاننا چاہتی ہوں, آڈٹ کا کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں میں سخت بات ہے لیکن یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے لوگ بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اچھے کام کرنے کا ڈھونگ کر رہے ہیں لیکن پیسے جیب میں جا رہے ہیں. تو اس پہ چیکس اینڈ بیلنسز کیسے رکھے جاتے ہیں؟ کیا پبلک آپ سے مانگ سکتی ہے آڈٹ کی رپورٹ؟ جی بالکل, ہم لوگ پبلک چیریٹی ہے پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن. اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں گے تو ہماری ساری آڈٹ رپورٹس ویب سائٹ پر موجود ہیں. اور اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو وہ بھی آپ جی, اور ناٹ اونلی دس, اگر کسی نے ہمیں پیسے دیے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ میرا کہاں لگا ہے تو اس کو ایک یوٹیلائزیشن رپورٹ بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈونر کے پاس یہ رائٹ ہے وہ کہ جی میں چاہتا ہوں بلوچستان کے اس علاقے سے بچے کو اسپانسر کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو دیٹ کائنڈ آف فیسلٹی از آلسو دیئر. اچھا فرحان بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا آج کے دن کے پوائنٹ آف ویو سے آج انٹرنیشنل چیریٹی ڈے منایا جا رہا ہے, مجھے یہ چیزیں بڑی فنی لگتی ہیں. جس طرح مدر ڈے ہوتا ہے تو مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ بھائی مدرس ڈے منانے کی کیا ضرورت, ماں کا تو ہر دن ہے, ہر سانس ماں کی ہے. فادرس ڈے سیم تھنگ, ماں اگر ماں کے پیروں میں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل چیریٹی ڈے منایا تو جا رہا ہے, تو چیریٹی تو ڈیلی کا کام ہونا چاہیے, اس پہ آپ میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. اور آپ نے جیسے بات شروع کی تھی وہ یہی تھی کہ بھئی ہم تو روز چیریٹی کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ سارے دن ہمیں روز چیریٹی کرنی چاہیے. کرتے نہیں ہیں سر, آپ کرتے ہیں روز چیریٹی, ہم جیسے لوگ تو کوشش ہی کرتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ میرا خیال ہے ہماری نا نیشن بہت چیریٹی کرتی ہے. مطلب میں آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے ہاسپٹل ہیں جو بنے ہی اس کے اوپر ہیں. تو چیریٹی ڈے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک آگاہی ہو جائے کہ بھئی آپ نے اپنی زندگی میں دینا جو ہے اس کو روز کی روٹین میں شامل کرنا ہے. تو میں تو آپ کے ادارے کے توسط سے یہی بات کروں گا کہ آپ لیجیٹیمیٹ ادارے ڈھونڈیں, جو انڈیویجولز ہیں ان کو نہ دیں, اداروں کو دیں اور ان سے کہیں کہ وہ کسی ضرورت مند پر اس کو لگا دیں. وہ ہارٹ کا مسئلہ ہے, وہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, وہ پاورٹی کا مسئلہ ہے, بیکاز بہت بڑا ایشو ہے اسٹرکچر کرنا چیریٹیز کو. تو میں اس دن کے توسط سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا دینے والوں کو کہ انڈیویجول کو دینے سے پرہیز کیا جائے, اداروں کو دیا جائے. بات یہ کہ اگر انڈیویجول کو دینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود انڈیویجولی کر لیں, گھر میں لنگر کا اہتمام کر لیں, گھر کے باہر کولر لگا لیں, ڈبل فلٹر. دیکھیں پرسنل لیول پہ اپنے اپنے گھروں میں بھی بڑی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جن سے آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. تو وہی چیز ہے کہ ویورز, کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کروڑوں یا لاکھوں ڈونیٹ کریں. 1 روپے کی بھی ڈونیشن جو ہے, کیا پتا آپ کی اس 1 روپے سے کسی کی زندگی بدل جائے. اور الٹیمیٹلی تو ہمارا گول یہی ہے نا کہ جو پرنسپلز ہمیں سکھائے گئے ہیں ایز ہیومن بینگز, چاہے آپ مسلم ہیں, چاہے جس بھی آپ مذہب سے بلانگ کرتے ہیں, چیریٹی تو ہر مذہب میں عام ہے. اور اسلام میں تو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے.
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरहान Thank you भाई, so आपके much. वक्त। देखिए, आपने एक बेटी ज़रूर खोई, लेकिन हज़ारों लोगों के बच्चे जो हैं आपने सेव किए इस प्रोसेस के थ्रू। शायद अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश से इसीलिए गुजारा कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बेटी तो आपकी कोई नहीं रिप्लेस कर सकता, लेकिन जो दूसरे लोगों की दुआएं आपको लगती हैं, अल्लाह ताला आपके जो बच्चे ज़िंदा हैं उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर। तो इस छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, Thank you. एब्सोल्युटली लवली। व्यूअर्स, हमारे साथ हैं द शाज बैंड, बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट ग्रुप जो पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन कर चुके हैं, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। ज़मीर खावर एंड दानिश मुमताज़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं आज 5 सितंबर है, तो हमने कहा जहाँ 6, 7 और 8 सितंबर ये बड़े सिग्निफिकेंट डेज़ हैं, तो हमने सोचा कि हम इन दिनों को मनाने की एक तैयारी करें एक दिन पहले और आपको याद भी कराएं। तो टुमारो इज़ 6 सितंबर विच इज़ डिफेंस डे, देन वी हैव 7 सितंबर विच इज़ हमारा एयरफोर्स डे, देन 8 सितंबर विच इज़ नेवी डे। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं भरपूर अंदाज से, 23 मार्च को करते हैं, वहाँ पे 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी ने, एक ऐसे बेहतरीन आर्टिस्ट हैं जिनके पास बहुत ही इंट्रीगिंग स्टोरीज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर करने को। एक बहुत ही प्यारे इंसान चौधरी आबिद अली ख़याली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़याली साहब। वालेकुम अस्सलाम। ख़याली साहब, आपकी इजाज़त से हमारे साथ एक और प्यारे भाई हैं, उनका काम स्टार्ट करा के मैं आपके पास आती हूँ वापस। तो हमारे साथ हैं आतिफ़ इकबाल काजी, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट भी हैं और एक बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, पेंटर हैं, कैलीग्राफर हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं जिसमें ख़वातीन को की एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है, ख़वातीन की सपोर्ट पे काम हो रहा है और बेसिकली क्यूरेटर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ आतिफ़ इकबाल काजी। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा आतिफ़ भाई, पेंटिंग का, कैलीग्राफी का शौक़ कब हुआ? फादर करते थे, उनका पब्लिशिंग का काम था, तो वो ख़ुद ख़तात थे और उनको देख देख के बस फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ पैदा हुआ। फिर उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया, बाकायदा 97 से अलहमरा से यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से सीखा फिर उसके बाद कैलीग्राफी 2004 में मैंने फॉर्मली स्टार्ट। जी। तो आज आप क्या बनाएंगे? मैं मुज़ारे कायद बनाऊँगा। क्या बात है। सो वी लीव यू टू योर वर्क। आपके पास थोड़ी देर बाद फिर आएंगे और आपसे गप लगाएंगे। और व्यूअर्स, क्योंकि ख़याली साहब हमारे साथ हैं और व्यूअर्स, अगर आप ये नहीं जानते तो आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो अलिफ बे का कायदा हमने बचपन में पढ़ा और बच्चे भी अब पढ़ते हैं, तो ये एक्चुअली इनके अप्रूवल से और इन्होंने ही बनाया था। कुछ इस पे पहले बात करते हैं। मैं मौजूद हूँ उसका। तो अच्छा बताइए उसके बारे में, ये मामला कैसे हुआ? ये मामला ऐसे ही है कि मैं अपनी लाइफ के मतलब चंद एक सिलसिले आपको बताता हूँ। जैसे मैं इस लाइन में कहते हैं कि जितने भी दुनिया में फ़नकार हैं जिनके नाम हैं वो बाई बॉर्न होते हैं। बाय बर्थ, हाँ बिल्कुल ठीक है। और मैं भी इसी तरह अपने आप को कह तो सकता हूँ कि जब मैं बचपन में, बहुत बचपन में, मेरी वालदा मोहतरमा चूल्हे पर बैठ के खाना पकाती थी तो मैं रेड़ता रेड़ता उनके पास चला जाता था। तो आग बुझाती थी तो मैंने और कुछ नहीं करता था, कोयला मैं ढूंढता था, कोयला पकड़ता था। कोयला पकड़ के मेरी वालदा ने 2 मरतबा मेरे हाथ से छीना भी, मुझे मारा भी थोड़ा सा। फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया तो फिर मेरी वालदा कहती, पता नहीं ये कोयले को क्यों पकड़ता है, ये खाता भी नहीं है, ये सिर्फ हाथ में पकड़ता है। आखिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैंने वो उस कोयले को ज़मीन के ऊपर इस तरह लाइनें मारनी शुरू कर दी। तो मेरी वालदा देख के चल अच्छा हो गया, चंगा हो गया, एक ख़ानदानी लीका मारदा कोई गल नहीं, लीका मार। तो जब मैंने चलना शुरू किया तो दीवारें काली करनी शुरू कर दी। दीवारों के ऊपर मैंने कोई ना कोई तस्वीर, किसी किस्म की भी कोई तस्वीर। उन दिनों सिखों का दौर था। नहीं, बट उस वक्त डांट नहीं पड़ती थी बचपन में? मतलब इतनी छोटी उम्र पे दीवारें काली कर रहे हैं तो नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। मेरी वालदा मुझे प्यार करती थी,
ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ कुछ। तो मेरी वालदा ने मुझे प्यार भी करना, मेरे हाथ से कोयला भी छीनना, मगर मैं जब कोयला छीनना तो मैंने रोना शुरू कर देना। तो ये मेरा इब्तदाई सिलसिला बचपन का इब्तदाई था। सिलसिला। और मैं आज महसूस करता हूँ कि वही लाइनें हैं जो आज मेरे अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल। मैं उन लाइनों को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही नहीं सका। तालीम ली मैंने, मैट्रिक तक तालीम ली, बड़ी मुश्किल। स्कूल में मैं उस दिन जाता था जिस दिन ड्राइंग का पीरियड होता था, और 6ठी, 7वीं और 8वीं 3 क्लासों को मैं खुद ड्राइंग कराता था। ये मेरा बचपन का सिलसिला है कि मैं 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लासों को, हमारे के ड्राइंग के जो टीचर थे वो मुझे कहना, चल भी अब तेरा पीरियड आ गया है। तो मैंने जाके ड्राइंग बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड होता था, उसके ऊपर कभी मैंने आम बनाकर दिखाना, कभी मैंने पत्ता बनाकर दिखाना, कभी माल्टा बनाकर दिखाना, और कहना कि भैया बाकी सारे पीस को बनाए। ये पाकिस्तानी फल हैं, हमारी ईजाद के फल हैं, हमारी ज़मीन के पैदावार के फल हैं, और इसके इस्तेमाल करने से ज़िंदगी में ताकत आती है और मेहनत से ये बनते हैं। सही। तो मैं अल्लाह ताला का एहसान है कि वही कायदे के फल, वही सिलसिले, जब मैं इस लाइन में आया तो पहला कायदा भी मुझे मिला बनने के लिए। वो कैसे मिला? अलफ अनार बे बकरी का। ये सेकेंडरी स्कूल, जो सेकेंडरी की जो डायरेक्टर थी वो वुमेन थी। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मेरे हाथ के बने हुए कायदे जो मैंने आगे रखे, तो कहने लगी ये तो पुराने बने हुए कायदे। तो मैंने कहा मैडम ये मेरे हाथ के बने हुए कायदे। तो कहने कि मैं कैसे महसूस करूं कि ये आपके हाथ के कायदे बने हुए। तो मैंने कहा आप मैडम आजमा सकती हैं। कैसे? मैंने कहा मुझे एक कागज़ दे दें, एक पेंसिल दे दें। तो मैं उस मैडम के पर कटे हुए बाल थे, यानी कटे हुए बाल थे उनके, अच्छी खातून थी। तो मैंने कहा बैठ जाए सामने चेयर के ऊपर। जब अब बैठी तो 15 नहीं तो 20 आधा घंटा लग गया होगा, उसका लाइव स्केच मैंने किया उस दौर में जैसा भी मुझे आता था। उसने लाइव स्केच देखा और खड़ी हो गई, लाइव स्केच पकड़ के। मेरे इस वक्त उस वक्त के दौर के उत्साह से मेरी आंखों में आंसू है। वो कहने लगी, उनके अल्फाज हैं, आबद मियाँ एक दिन तुम मुल्क का बहुत बड़ा आर्टिस्ट होएगा। आज मैं पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम है। माशाल्लाह। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरा पूरे वर्ल्ड में नाम है। जो डॉक्टर बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, एक्टर बने हैं, चोर बने हैं, ये सब वो कायदा पढ़े हुए अलफ अनार बे बकरी का। डाकुओं का क्रेडिट तो आप ना लेना ख्याली ये? साहब, डाकुओं का क्रेडिट तो आप ना लेना, डाकू तो खुद ही बन गए ना। नहीं वो बन कायदा गए, पढ़ के तो नहीं वो बने। बन गई तस्वीर। अगर कायदा गौर से पढ़ा होता तो शायद ना बनते डाकू। वो कायदा पढ़ा ही नहीं ना फिर उन्होंने, ना, फिर पढ़ा बेकायदा रहे सारी वो लोग। बेकायदा। पर अल्लाह ताला क्या का बात, एहसान है क्या बात। कि आज मैं इस महफिल में बैठा हूँ और अपने आप को बयान कर रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में काम जितने भी किए मैं आज तक कर रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ। ये कायदे आज़म की तस्वीरें हैं, अल्लामा इकबाल की इस तस्वीरें तरफ हैं। आप कैसे आए? ये इस तरफ आप कैसे आए? कायद की वो तस्वीरें, इस तरह डॉक्टर आया, अल्लामा मोहम्मद इस तरह आया इकबाल कि की। मेरे टीचर हैं जाली साहब, मारूफ आर्टिस्ट हैं वो भी, और मैं उनका शागिर्द हूँ, पहला शागिर्द। मैं इस लाइन में जब आया हूँ 55 में, ठीक है। 1955 में, तो मेरे टीचर थे, उनसे देख के वो काम करते थे, मैं बैठा देखता रहता था। ऐसा भी काम किया है दुनिया में, ऐसे भी सिलसिले किए हैं कि टीचर को खुश करने के लिए हर वो काम किया है जो मेरा टीचर कहे कि तू अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। मैंने उसको लाइनें मारता देखा, उसको काम करते देखा। एक बड़ा अच्छा वाक़या है कि एक किसी बहुत अच्छे इंसान की वो पोर्ट्रेट कर रहे थे चारकोल पेंसिल से। तो नीचे दफ्तर में बैठे छोड़ के छत पे चले गए। जब छत पे चले गए तो मैंने कहा पता नहीं ये छत पे क्यों चले गए। तो छत पे लैट्रिन थी, पुराने वक्त के दौर की ये बात है। तो मैं वो दीवार के साथ बोर्ड लगाया हुआ और चारकोल के साथ पेंसिल बनानी शुरू कर दी। तो मैंने लोटा पकड़ा और वाशरूम में घुस गया, लोटा वहाँ पे रख दिया। तो दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के मैं सर देख रहा हूँ तो वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जब काम करना बंद कर दिया तो फिर मुझे कहने लगे आ जा हूँ बाहर देख ले मैं किस तरह करना हूँ।
میں پھر ان کے پاس بیٹھا, پھر انہوں نے چارکول کی وہ تصویریں بنائی اور واقعی اس میں زندگی نظر آتی تھی. میں ان کا شاگرد ہوں اور آج بھی میری چند ایک تصویریں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں, آپ دکھا سکتی ہیں کہ میں کیسا کام کرتا ہوں. یہ ریسنٹلی بنائی ہے, اس کے اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے. ہاں جی, یہ دیکھیں ویورز, بہت ہی خوبصورت قائد اعظم محمد علی جناح, دا فادر آف آر نیشن, اس ملک کا کریڈٹ. یہ تصویر جو ہماری عدالتوں میں, کچہریوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں لگی ہوئی ہے, یہ وہ تصویر ہے بابا قائد اعظم کی جو آپ کے پورے پاکستان میں چل رہی ہے. بالکل, یہ آپ نے تو دیکھی ہوگی. تو یہ میرے ہاتھ کی, میں اس سے فخر محسوس کرتا بہت ہوں. بہت ریئلسٹک پینٹنگس ہیں آپ میں کی, فخر محسوس کرتا ہوں کہ جج کے اوپر, جج کی سر کے اوپر یہ تصویر لگی, نیچے جج صاحب بیٹھے ہوئے. آج میں اس مقام پر بیٹھا ہوں, یہ تصویریں میرے سامنے پڑی ہیں اور مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا, اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ان بچوں میں بیٹھ کے اپنی کچھ باتیں بتا رہا ہوں. میری زندگی کے وہ سلسلے ہیں جو آج بھی ہے. رات کو میں سوتا نہیں ہوں, جاگ کھل جاتی تو بیٹا ڈرائنگ بورڈ کے اوپر, ٹیبل کے اوپر بیٹھ کوئی نہ کچھ میں بنانا یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا یہ کام کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے اپنے استاد کا بتایا, اوپر چلے گئے اور وہاں پہ بیٹھ کے بنانا شروع کیا, تو آپ کی کریٹو پروسیس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میری کریٹو سلسلہ یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں, ماشاءاللہ, 2 بیٹیاں. ماشاءاللہ. دونوں بیٹے میرے باہر ہیں اچھا, اور میں نے ان کو اچھی تعلیم دی, اچھا سلسلہ کیا. شادی شدہ ہیں, بچوں والے ہیں. دونوں بیٹیاں ہیں, وہ ماشاءاللہ بڑی بیٹی کو میں نے ایم اے انگلش میں کروایا, ماشاءاللہ. چھوٹی کو ایجوکیشن میں نے ایم اے کروایا. ان کی ماما 97 میں دنیا سے چلی گئی تھی. اور بقایا زندگی میں نے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جہاں میں جو اپنی سوچ رکھتے ہیں نرالی. وہ ہے مسٹر عابد خیالی, وہ ہے مسٹر عابد خیالی. میں نے اپنی لائف اپنے بچوں کو دی. آج اس کا احسان ہے کہ وہ بچے ہر مقام میں میرے ایسے ہیں جیسے میرے پیچھے ستون ہیں, بڑے پہاڑ ہیں کھڑے ہوئے میرے, مجھے ادھر کا ادھر نہیں ہونے دیتے. آج جب انٹرویو ہوگا وہ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. لیکن خیالی صاحب, اگر ہم جنگ آزادی کی بات کریں, بچپن کی اگر بات کر رہے ہیں, تو آپ کی اس وقت ایج کیا تھی؟ میں اس وقت, میری جب بچپن کا 8 ماہ کا تھا, 8-9 ماہ کا تھا, جب میں نے اپنے ہاتھ میں کوئلہ لیا ہے. ٹھیک ہے. اور فرش کے اوپر, دیواروں کے اوپر کوئلے سے میں ڈرائنگیں بناتا رہا. اس وقت سکھوں کا دور ہوتا تھا, تو سکھوں کے جوڑے ہوتے تھے جو میں بیٹھ کے نا ساری دیہڑی سکھوں کے جوڑے ہی بناتا تھا, ایسے 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 کر. اسی طرح جب پگڑیاں نہیں سکھوں کی ہوتی ہے, اس طرح کی میں ساری اس طرح. تو میری مما نے کہنا, آپ سکھاں تو باہر بھی آ جا. میری والدہ نے کہا, میری والدہ عظیم عورت تھی, بہت عظیم عورت تھی, کہ ہم جتنے بھی بہن بھائی ہیں لائق ہیں, فائق ہیں. کچھ میرے 2 بھائی دنیا سے جا چکے ہیں, ایک بھائی موجود ہے, ایک میں ہوں, 2 میری سسٹر موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. چھوٹی سی فیملی ہے میری مرحومہ کو مجھ سے جدا ہوئے 27 سال ہو گئے. میں نے دیکھا کہ اگر میں آج 27 سال پہلے شادی کرتا تو میرے بچے آج اس مقام پر نہ ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے اپنی لائف, اپنی زندگی اپنے بچوں کو لیے وقف کر دی. بالکل. اچھا خیالی صاحب, آپ کی اجازت سے, کیونکہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, یوتھ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بھی جانیں, ہمارے جو ہمارے ساتھ آرٹسٹ ہیں ان کو بھی جانیں, اینڈ دین آف کورس ہمارے جو بہت ہی بریلینٹ سنگرز ہیں, ان سے آپ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں بریک میں بھیجیں کچھ سناتے ہوئے, کچھ موٹیویشنل سناتے ہوئے, کچھ پاکستان کے لیے. جی ضرور ضرور, میں آپ کو ایک سناتا ہوں. آج ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم آ گئے ہیں عاطف بھائی کے پاس. جی کیا سچویشن ہے اور کہاں تک ہمارا کام پہنچا ہے؟ جی مظاہر قائد بن گیا, اب انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلنگ پہ کام ہو رہا ہے. اس کی ڈیٹیلنگ پہ کام ہو رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پینٹنگ, کیلیگرافی وغیرہ ان چیزوں کا جب شوق پیدا ہوا
जब आपने ये जर्नी शुरू की तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? घर वालों का अच्छा रिस्पॉन्स था क्योंकि फादर ऑलरेडी आर्टिस्ट थे, तो उनसे सीख रहा था मैं कुछ, और उनकी चीज़ें भी समटाइम मैं यूज़ कर लेता था, इसलिए अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अच्छा, यानी कि ये नहीं था कि ये किनका, क्योंकि होता है ना आर्टिस्ट, जब इंसान आर्टिस्ट बनना चाहता है तो घर से अक्सर जो है वो एक पुश बैक आता है कि भाई देखें, ज़रूरी नहीं है ना कि इंसान कामयाब हो, बहुत से ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं मिली, तो ये लक का भी इसमें बहुत ताल्लुक होता है। मेरा ये था कि मैं जब काम करता था तो सबसे पहले वालिद साहब से छुपाने की कोशिश करता था, क्योंकि वो फिर जब सामने रखते थे बहुत ज़्यादा फिर डांट वगैरह पड़ती थी, और वो उनकी डांट जो थी वो मुझे सिखाना शुरू कर दिया उसने और ज़्यादा, तो फिर मैं और ज़्यादा काम करना, मेरा शौक़ बढ़ता गया जिस तरह वो। अच्छा, हरूफ 1, हरूफ 2 और हरूफ 3 क्या है, ये क्या है? हरूफ 1, हरूफ 2 और 3 ऐसे है कि मैंने कैलीग्राफी एग्जीबिशंस करना शुरू की एज ए क्यूरेटर, तो उसमें जब मैंने फर्स्ट स्टेप लिया तो उसमें हम 5 लोग थे, सेकंड जब की तो उसमें हम 23 हुए, और अब जो लास्ट मैंने की है हरूफ 3 उसमें तकरीबन हम 92 आर्टिस्ट थे, और ये टोटली फीमेल्स का काम है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मुझे आया था। तो हरूफ आर्ट एंड कल्चर क्या है और कॉन्सेप्ट? ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, ऐसी बच्चियाँ हैं जो काम सीखना चाहती हैं और अपना काम डिस्प्ले करना चाहती हैं, तो मेरा मकसद ये है कि उन लोगों को प्रमोट करना, उनके काम को एग्जिबिट करना। और आपकी अभी तक कितनी सोलो एग्जीबिशंस और कितनी ग्रुप एग्जीबिशंस हो चुकी? मेरी 3 सोलो एग्जीबिशंस हो चुकी हैं और बहुत से मेरे ग्रुप शोज़ हो चुके हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, और 2 नेशंस एग्जीबिशंस में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। सो व्हाट्स आपका प्लान क्या है, आपका ख्वाब क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू? मैं यही चाहता हूँ कि जैसे अलहमरा वाले मुख्तलिफ आर्टिस्टों के काम को एग्जिबिट करते हैं, मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को प्रमोट करूँ उनके काम को, क्योंकि अभी कराची और नौशहरा और कुछ ऐसे सरगोदा ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे हमारे सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी तक ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे कैलीग्राफी या पेंटिंग्स प्रॉपर सिखाई जाती हैं। तो मेरा मकसद यही है कि ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए और ऑनलाइन उनको सिखाया जाए। बिल्कुल सही, वंडरफुल। तो आप अपना काम मुकम्मल करें, हम एक और मोटिवेशनल सॉन्ग की तरफ जाते हैं। व्यूअर्स, हमारी कोशिश ये है कि आपको मोटिवेट करें। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि हम चैरिटी की बात कर रहे थे, चैरिटी हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, और चैरिटी के वर्ड को अगर चेंज करके कहें कि लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करने की तरफ बात करें, तो देखिए ये वो इंस्पिरेशनल लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर देते हैं अपने आर्ट को, अपने फ़न को, और फिर ऐसे ब्रिलियंट चीज़ें क्रिएट करते हैं, फिर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ख़याली साहब हो गए, आतिफ भाई हो गए, ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी हमारे आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए डेडिकेट कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं कुछ ब्रिलियंट आर्टिस्ट की तरफ जिनका नाम है द शाज़ बैंड, क्योंकि ये भी हमारे आर्टिस्ट हैं, ये भी प्राइड ऑफ आवर नेशन है। तो आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत नाम, बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट आपने पेश किया पाकिस्तान को। ख़याली साहब, हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब जंग आज़ादी हुई, आप उस वक्त कितने बड़े थे और आपको क्या याद है उस वक्त का? जंग आज़ादी जिस वक़्त हुई उस वक़्त मेरी उम्र जो थी ना, ये 47 का वाक़या है जी। कि घरों में छतों के ऊपर घर वाले, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब दीवारों से ईंटें तोड़ कर टोटे करके उन्होंने छतों के ऊपर ढेर लगा दिया था, और हमारे लोगों का, घर वालों का काम था कि जब वो आए ऊपर से ईंटें मारनी है, हम सब ऊपर से उनको ईंटें मारते थे। और एक वाक़या हमारे ननियाल में हमारे 14 ख़ानदान के इंसान वहाँ शहीद हुए। अच्छा। मेरे सके मामू, मेरी सकी ममानी, जिनको उन्होंने कत्ल किया गया, उनको कत्ल कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि सर आपके पास कोई 35 तस्वीरें हैं कायदे आज़म की? जी हैं। इसके बारे में बताएंगे? मैं उनके बारे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बाबा कायदे आज़म के ऊपर एग्ज़िबिशन के लिए तैयारी शुरू की है कि इनकी लाइफ के ऊपर एग्ज़िबिशन करनी है। ऐसी तस्वीरें भी हैं कि बाबा कायदे आज़म पौधों को शावर के साथ पानी दे रहा है। ऐसी तस्वीर भी है कि बाबा कायदे आज़म और फातिमा जना दोनों बाग से चलते हुए आ रहे हैं। ऐसी भी तस्वीर है बाबा कायदे आज़म, डान अखबार होता था उस वक्त, जो बाबा कायदे आज़म डान अखबार पढ़ रहा है। ये सारी तस्वीरें मैंने इकट्ठी करके सेव करके रखी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता
उनमें से ये एक तस्वीर मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो ये मैंने पिछले दिनों दिल किया तो मैंने बनाई, बनाकर जब तस्वीर बनाता हूँ बनाकर देखता रहता हूँ। मेरा हॉबी भी है, मेरा शौक भी है और मेरी लाइफ भी है। आपकी लाइफ है। अच्छा ये बताइए ख्याली साहब कि आगे आपका क्या प्रोग्राम है? आप देखें आप इतने टैलेंटेड हैं। मेरा आगे प्रोग्राम बेटा ये है कि मैं इस फ़न को आगे तकसीम करना चाहता हूँ, आगे लेकर जाना चाहता हूँ। कैसे जाएंगे बच्चे बच्चियाँ जो घरों में बैठ के स्लेटों के ऊपर, कागज़ों के ऊपर, तख्तियों के ऊपर किस जगह भी बैठ के कुछ ना कुछ ड्राइंगें करते हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चे बच्चियाँ जितने भी हैं आए, मैं उनको बेलॉस होके फ्री ऑफ कास्ट काम सिखाऊंगा। क्या बात है। और मेरा दिल चाहता है कि मेरे बच्चे जितने भी हैं जो इस लाइन में मुस्लिक हैं वो मेरे साथ चलें, मैं उनको काम सिखाऊं, वो आगे परवान करें, इस काम को लेकर चलें। क्या बात है ख्याली साहब, अल्लाह ताला आपको इस काम में कामयाब करे, आमीन। और इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, अब हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कुछ। तो ये बताइए कि आपकी नज़र में, बोथ ऑफ यू, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, कि हम अपने यूथ के अंदर कैसे एक मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं? देखिए जोश और वलवला तो बहुत है हमारे यूथ में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ उनको कैसे हम माइल कर सकते हैं, पाकिस्तान नेशन बिल्डिंग की तरफ। देखिए अब जो चीज़ें ख्याली साहब ने देखी हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में देखी हैं, पाकिस्तान को बनते हुए देखा है, तो उनकी एक मोहब्बत, एक इश्क है कायदे आज़म के साथ, अल्लामा इकबाल के साथ, हमारे लीडर्स के साथ और फादर्स ऑफ आवर नेशन के साथ। सो उनसे रिलेटेड उन्होंने काम भी किया और ये सारी चीज़ें, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें फेम मिली ख्याली साहब के थ्रू। तो हम मतलब आप लोग एज यूथ क्या कर सकते हैं? हम लोग मोटिवेशन जो है वो गानों से ही जो है, स्पेशली जज्बों के गाने, मतलब उस तरह के जो, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियाँ दी नो डाउट, तो हम लोग उस गानों के थ्रू से हम लोग जो है वो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक ISPR के लिए भी किया है और अपना ट्रिब्यूट दिया है ISPR के लिए, ऑफिशियल मैंने उनका लिए एक सॉन्ग भी किया है अभी रिसेंटली। तो बस ये है कि हम यूथ जो है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये कहना चाहूँगा। आप क्या कहो? ऑब्वियसली एक बात ज़मीर से, अगर हम एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर देखो यंग लोग अक्सर कहते हैं हमें क्या मिला, बात ये है कि आपको एक फ्री नेशन मिला, आपको वो फिजा मिली जहाँ पे आप आज़ाद फिजा में सांस ले सकते हैं। उनसे पूछो ना जो कैद में रह रहे हैं लोग। हमारे कश्मीरी भाई बहनों का हाल देखें आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। जी ऑब्वियसली बिल्कुल, इसकी बात से मैं कंटिन्यू करूँगा। एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन लेके चलें, जरा मैडम नूर जहाँ साहिबा जब मेहदी हसन साहब, ऑब्वियसली इनके गाने बाकायदा रेडियो पे चलते थे मोटिवेशन के लिए, उस दौर के लिए। इस दौर के लिए एज अ म्यूजिशियन देखें हम इस तरह कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी कुछ है जब म्यूज़िक के हवाले से हम मोटिवेट कर सकते हैं यूथ को। देखिए जो बेसिकली जो इंसान जिस भी फील्ड में काम कर रहा है वो अपना हिस्सा डाल सकता है। ख्याली साहब अपना डाल रहे हैं, आतिफ भाई अपना डाल रहे हैं, हम सब अपना अपना अगर हिस्सा एज अ होस्ट। अब देखिए 6 सितंबर की आमद है, तो हमने कहा कि हम 5 सितंबर को कुछ ऐसा करें, उन लोगों से मिलाएं। देखें वो तो फिर हमने अपने आर्म फोर्सेस को ट्रिब्यूट पेश करना है, बट ऑल्सो हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी, हमारे सिंगर्स, जो मीडिया के लोग हैं, उन्होंने भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया, जिनमें से हमारे आर्टिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। अच्छा किचन में भी नज़र डालते हैं, हमारी शेफ़ ने बड़ी स्पीडों से काम किया है। देखिए कहने को लोडेड फ्राइज़ बड़ा आसान काम है, बट बाकायदा आपको 3, 4, 5 चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं उनको बनाने के लिए। जी एंड मैंगो डिलाइट कितनी डिलाइटफुल लग रही है। यस मैम, मैंगो डिलाइट भी रेडी है एंड लोडेड फ्राइज भी। और ये मैंने आपको लिटरली ऑन एयर करते हुए देखा है, सो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू आर मेकिंग दिस एंड इट looks beautiful and I'm sure it will taste beautiful as well. इंशाल्लाह इट विल बी। यहाँ पे हमने अपनी गुफ्तगू को और अपने शो को भी कंक्लूड करना है, सॉन्ग की तरफ जाना है, और लाइव मैंने आपसे दिल दिल पाकिस्तान सुनना है, ठीक है? लेकिन उससे पहले आतिफ भाई ज़रा मैं अपने भाई के पास आके थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दें। देखिए व्यूअर्स, ये एक आर्टिस्टिक काम है, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ तक ऑन एयर हमने आपको करके दिखाया है और इंशाल्लाह हम इसको बाकी को भी कंप्लीट कर लेंगे, बट ऑब्वियसली आतिफ भाई आपको पता है क्रिएटिव काम है, आधे पौने घंटे में नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगता है। बट देखें हमने मेजरली जो काम है वो कर लिया, अब हम बेसिकली हमने एक तरह से रंग भरने हैं। जी बिल्कुल सर, मैं नहीं चाहती कि आप इस ब्यूटीफुल क्रिएशन को बर्बाद करें, आप सुकून से अपना काम करें। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कंफर्टेबल हो और हमारा काम जो है वो खूबसूरत हो। और व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने फाइनल सॉन्ग की तरफ, जो हम लाइव सुनते सुनते शो को कंक्लूड करेंगे। ओवर टू यू शाज़बान ख्याली साहब, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारे सरों पे सलामत रखें, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आप सब के साथ बैठकर बात करके, ज़िंदगी के वो लम्हे जो आपको बता रहा हूँ। 1000 लम्हे हैं मेरी ज़िंदगी में जो मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ।
سر جب وہ کتاب فنش ہو جائے گی نا تو آپ نے شو پہ ضرور آنا ہے, پھر وہ ہم اس سے کتاب میں پھر آپ لکھ سے رہا ہوں. ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پڑھ کے بھی کچھ سنائیں اس میں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب میں جو لکھ رہا ہوں, جو کر رہا ہوں, جو میں کرتا ہوں نا, رات کو بیٹھ کے دن کو بیٹھ کے کرتا ہوں, رات کو بیٹھ کے اس کے ساتھ کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر, گاڈ بلیس یو. اور یہاں پہ ہم اپنے شو کو کنکلوڈ کریں گے وتھ دا شاز بینڈ. جی بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں ہو. دل دل پاکستان جا جا پاکستان, 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 دل. پیار کا صحرا بنتا ہے, چہرہ بنتا ہے. پھول ایک لڑی میں پیروئے تو پھر صحرا بنتا ہے, چہرہ بنتا ہے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان, 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 دل. اے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ جوئے آسمان. محنت وہ اپنی ہوگی پہچان, کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان, کبھی نہ